After learning angle of repose, now let us discuss what is the meaning of angle of friction. सपोज मेरे पास एक स्लेज है, देख सकते हो ये स्लेज, और ये रफ सरफेस पे रखी हुई है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। ये पर्सन इस स्लेज को मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये फोर्स लगा रहा है इस स्ट्रिंग के थ्रू। सपोज किसी टाइम में इसने फोर्स लगाया हुआ है कैपिटल एफ एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, फोर्स तो लगाया हुआ है लेकिन ये स्लेज अभी मूव नहीं कर रही है। लेट अस ड्रॉ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्लेज। यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये कंपोनेंट, पैरेलल टू द सरफेस फ्रिक्शन फोर्स ये, अपोजिट टू द स्लाइडिंग टेंडेंसी। स्लाइडिंग टेंडेंसी कैसे मालूम करते हैं? हम लोग मेंटली अज्यूम कर लेते हैं कि ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, और अगर सभी सरफेस फ्रिक्शनलेस हैं तो सर्टेनली स्लेज हैज टू मूव इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, और फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर हम लोग इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करें, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। लेट द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज मेकिंग एंगल फाई विद द नॉर्मल रिएक्शन विच इज वर्टिकल, ये फाई है। ओके, अब यहां पे हमने फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगर फोर्स बढ़ा दिया तो ये जो स्लेज है ये स्लाइड करने की टेंडेंसी में आ गई। अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी में आ जाएगी तो हमारे पास ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचेगी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स अब हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स आप देख सकते हो कि ये एंगल फाई पे इंक्लाइंड है, और ये जो हमारे पास एंगल आएगा फाई आएगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई may be defined as the angle between the normal reaction capital N and resultant of the friction force and normal reaction। ये हमारे पास जो फाई एंगल आएगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हैं। आपको मालूम है कि इस समय, जिस समय हम लोग स्लाइड करने की जस्ट टेंडेंसी में इसको लेके आते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग हो गई, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स वी नो म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन होती है, राइट। तो हम लोग यहाँ एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में tan फाई की वैल्यू स्मॉल f डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, जो हमारे पास ये स्मॉल f है, ये वैल्यू है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई n, और n की वैल्यू हम लोगों के पास है नॉर्मल रिएक्शन। अगर यहाँ पे हमें इसका मास गिवन होता तो mg के बराबर होती, ओके, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे n के टर्म में लिख लेते हैं, तो n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये tan फाई की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस, दैट इज फाई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ध्यान से हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली एंगल ऑफ रिपोज जैसा है, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज और इसमें डिफरेंस क्या है? एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन था, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल बना रहा होगा वो एंगल है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए ब्लॉक। तो डिस्कस कर लें व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू मूव ए ब्लॉक। सपोज मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लेता हूँ स्मॉल एम मास का, इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देता हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक इज म्यू एस। सपोज मैं इसको म्यू लिख देता हूँ। सपोज हमारे पास म्यू की वैल्यू, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू इक्वल गिवन है, तो मैंने इसे म्यू लिख दिया, अदरवाइज इट इज म्यू एस। ओके, अब हमने इसको पुल करना शुरू किया, कैपिटल एफ फोर्स लगाया, और जो कैपिटल एफ फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, ये लगा दिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं थीटा की वैल्यू एट विच मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। हमें यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करनी है जिससे हमें कैपिटल एफ की वैल्यू मिनिमम मिले। ओके,
अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में इसको रख देता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। mg दैट इज द वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, और हम लोग इस फोर्स के भी कंपोनेंट्स कर देते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये f cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा। ओके, अब देख सकते हो कि स्लाइडिंग टेंडेंसी इसकी आएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फ्रिक्शन लग गया। ओके, फ्रिक्शन अभी हम लोगों ने काइनेटिक नेचर का नहीं लगाया हुआ है, हम लोगों ने लिमिटिंग वैल्यू के लिए एनालाइज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल f लिखा हुआ है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो देखो हमारे पास कुछ कंक्लूजन इधर पे क्लियर होंगे। पहला कंक्लूजन तो हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास कैपिटल F फोर्स है, जैसे ये जो कैपिटल F फोर्स का आप देख रहे हो वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ पे काम क्या होगा, इट ट्राई टू रिड्यूस द नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। दैट मीन्स जो हमने अप्लाइड फोर्स है उसके दो रोल हो गए। यहाँ पे पहला रोल तो हो गया इट रिड्यूस द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और अगर नॉर्मल रिएक्शन अगर रिड्यूस हो गई, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा रोल भी है हमारे पास, आप देख सकते हो एक कंपोनेंट और है एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, इट टेंड्स टू मूव द ब्लॉक अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को मूव करा रहा है। ओके, अब इस डायग्राम को प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैपिटल एफ अगर एट एंगल थीटा, सपोज हमारे पास ये एंगल थीटा है और उसमें मिनिमम वैल्यू है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एट दिस स्टेज द नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस and such that the limiting friction just equal to the horizontal component of the force F cos theta। हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू उतनी करना चाह रहे हैं कि वैल्यू ये हमारे पास कम कर दे नॉर्मल रिएक्शन की, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होने के बाद ये F की वैल्यू जस्ट सफिशिएंट हो जाए F cos थीटा के। ओके, तो हम लोग यहाँ पे F cos थीटा को स्मॉल f के बराबर रख देंगे, लिख देते हैं यहाँ पे स्मॉल f इक्वल टू एफ कॉस थीटा, राइट। मतलब हम लोग यहाँ पे थीटा उस एंगल पे रखना चाह रहे हैं जिस एंगल पे ये कंपोनेंट इतना हो जाए कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को कम करने के बाद ये फ्रिक्शन फोर्स एफ कॉस थीटा के बराबर हो जाए, राइट। और हमें मालूम है स्मॉल f की वैल्यू लिमिटिंग केस के लिए हम लोग एनालाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। ये हमारे पास हो गया। अब n की वैल्यू देखते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम से, n इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। अब थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसे, हमें वैल्यू कैपिटल F की चाहिए, इसलिए कैपिटल F हम लोग लेफ्ट साइड में और रिमेनिंग टर्म राइट साइड में। थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लें, यह आ गया F इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल F को मिनिमाइज करना, तो इसे नेक्स्ट पेज में रख लेते हैं। अगर हम लोग कैपिटल F को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हो कि नॉमिनेटर टर्म म्यू एस एम जी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। ये मिनिमाइज कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर का टर्म मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। इसका मतलब ये होगा कि अब हमें मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे करना है उस वैल्यू के लिए कि ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आ जाए। और हम लोग को मालूम है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल शुड बी जीरो। इसका मतलब इसका हम लोग अगर डिफ्रेंसिएशन कर लें थीटा के रिस्पेक्ट में और उसको जीरो के बराबर कर दें तो हमें ये रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, तो ये रिलेशन आएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या म्यू एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और हम लोग लिख सकते हैं म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, राइट। और
ये जो रिलेशन आया है म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, हम लोगों ने लिखा था, इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। और अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस क्या है। देखते हैं यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा था, राइट, टेन इनवर्स म्यू एस इक्वल टू फाइव, और ये जो फाइव था हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है, ये थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ रही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसमें यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो रिलेशन आया था, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू आ गई है म्यू एस की वैल्यू। म्यू एस की वैल्यू कितनी आई है, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू फाइव आ गया था। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई कर लें, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और फर्दर सिंप्लीफाई करें इसे, ये रिलेशन आएगा कॉस थीटा विल गेट कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी mg साइन थीटा, राइट। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू फाइव, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये ड्रॉ कर देते हैं फाइव, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी इक्वल टू फाइव, और इस एंगल में अगर हम लोग इस ब्लॉक को मूव करेंगे तो ब्लॉक विल मूव विद द लीस्ट एफर्ट ऑन द रफ सरफेस, और हमें फोर्स कितने एंगल पे अप्लाई करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू फाइव पे। ओके, तो अब इसे मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं, दिस थीटा इक्वल टू फाइव एंड फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। यू नो, टेन इनवर्स म्यू एस हमारे पास एक जगह और यूज हुआ था एंगल ऑफ रिपोज में, लेकिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है, और जबकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ है। तो अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की उसको भी लिख लेते हैं, एफ मिनिमम इक्वल टू हमारे पास आया था एम जी साइन थीटा। ओके, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी साइन फाइव। अगर हमें फाइव की वैल्यू मालूम है, फाइव की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू एस, तो हमें मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और हमें ये वैल्यू दी होती है, म्यू एस की वैल्यू गिवन होती है। अगर म्यू एस की वैल्यू गिवन है तो फाइव हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके जगह पे रख सकते हैं। ओके, अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन है, इस स्लेज ऑफ मास स्मॉल m इक्वल टू 10 kg इज पुल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस विद मिनिमम फोर्स। देखो यहाँ पे हम लोग स्लेज को मिनिमम फोर्स लगा के इसको पुल करना चाह रहे हैं। द क्वेश्चन इज द स्लेज शुड बी पुल्ड एट एंगल थीटा इक्वल टू, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, और हमारे पास सेकेंड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल F इज इक्वल टू। ओके, हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर हम लोग किसी भी ब्लॉक को मिनिमम एफर्ट के साथ पुल करना चाह रहे हैं और मिनिमम फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो उस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल, ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, दैट इज थीटा शुड बी इक्वल टू फाइव। ये थीटा फाइव के बराबर होगा। ओके, और अब हमारे पास ये फाइव की वैल्यू तो कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि हमें म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.75। तो अब हम लोग यहां रख देते हैं, ये आ गया हमारे पास 37 डिग्री, क्योंकि ये 3/4 होगा, 10 फाइव इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स फाइव इक्वल टू 37 डिग्री। अब हमारे पास कैलकुलेट करना है मिनिमम फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ, और ये मिनिमम फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। हम लोगों को मालूम है कि मिनिमम फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, मैग्नीट्यूड mg साइन थीटा, राइट, और थीटा इज इक्वल टू फाइव। तो अब हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग 37 रख देंगे, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 60 न्यूटन। दैट मीन्स द फोर्स, मिनिमम फोर्स अप्लाइड here to move this sledge should be equal to 60 Newton, and angle of inclination of the string with the horizontal should be equal to 37 degree. Okay. Dear aspirants, Sanghez India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.sanghez.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.